नमस्कार बच्चों, ईसा क्लासेज की इस ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। 10th क्लास का आज का हमारा टॉपिक है समास। तो चलिए सीखते हैं समास क्या होते हैं। देखिए बच्चों, समास के बारे में बात करें, अगर हम आपसे कहें कि समास शब्द का अर्थ क्या है, तो समास का अर्थ होता है संक्षेप करना। संक्षेप करना यानी कि समास कहते किसको है कि दो या दो से अधिक पदों को एक पद में बदलने की जो क्रिया होती है उसे हम समास कहते हैं। वापस ध्यान सुनिए, दो या दो से अधिक पदों को एक पद में बदलने की क्रिया को हम समास कहते हैं। चलिए यहाँ परिभाषा लिख देता हूँ मैं कि दो या दो से अधिक पदों को एक पद में बदलने की क्रिया को समास कहते हैं। वापिस ध्यान सुनिए, अगर आपसे बात करें कि भाई समास शब्द की परिभाषा क्या है, तो दो या दो से अधिक पदों को एक पद में बदलने की क्रिया को हम समास कहते हैं। यानी कि किसी भी वाक्य के अंदर कई ऐसे शब्द होते हैं जिनके अंदर कारक विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है, कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जब उन शब्दों के बीच में से हम कारक विभक्तियों को हटा देते हैं तो वो शब्द जो हो जाते हैं वो आपस में समीप आ जाते हैं। तो अगर हम ये जो समास शब्द है, इस समास शब्द की उत्पत्ति के बारे में बात करें कि जो समास शब्द है इसकी उत्पत्ति किससे हुई है, इसमें सम उपसर्ग है और प्लस आश धातु। यानी कि सम जो है, आस का मतलब तो क्या होता है बैठना या फिर बैठाना, और सम का मतलब होता है समीप, यानी कि समीप बैठाना। कहने का मतलब है कि दो या दो से अधिक पदों को एक पद में बदलने की क्रिया को हम समास कहते हैं। कुल मिलाकर क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक उदाहरण है, मैंने कहा हवन के लिए सामग्री, हवन के लिए सामग्री। अब यहाँ पर जैसे मान लीजिए घर के अंदर कोई काम चल रहा है और पिताजी ने अपने बेटे से कहा कि बेटा हवन चल रहा है, हवन के लिए सामग्री लेके आओ। ठीक है, अब जो बेटा है वो मार्केट जाएगा, बाजार जा रहा है, और वो हवन के लिए क्या लेकर आ रहा है, सामग्री लेकर आ रहा है। हवन के अंदर जो भी वस्तुओं का उपयोग करेंगे उन वस्तुओं को वो लेकर के आ रहा है, हवन के लिए सामग्री। यानी कि पिताजी ने क्या बोला कि बेटा बाजार से हवन के लिए सामग्री लेकर आओ, और बच्चा जो है, बेटा जो है बाजार गया और वहाँ से हवन के लिए सामग्री लेकर आया, और आकर के उसने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी ये लीजिए हवन सामग्री। आकर के उसने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी ये लीजिए हवन सामग्री, हवन सामग्री। अब यहाँ पर देखो बच्चों, जब ये दोनों बात मैं बोल रहा हूँ, ये दोनों बातों को बोलने का जो अर्थ है वो एक ही है। पिताजी ने कहा कि हवन के लिए सामग्री लेकर आओ, और बेटा जब बाजार से आया तो उसने क्या कहा कि लो पिताजी हवन सामग्री। तो हवन सामग्री और हवन के लिए सामग्री, ये दोनों जो वाक्य हैं, दोनों जो अपन ने शब्द लिख रखे हैं यहाँ पर, इन दोनों का अर्थ एक ही आ रहा है। लेकिन अंतर किस बात का आ रहा है कि यहाँ पर तो ये आ रहे हैं कारक चिन्ह, यहाँ पर तो क्या आ रहे हैं, ये कारक चिन्ह। इनको बोला जाता है कारक चिन्ह या कारक विभक्ति, चिन्ह या विभक्ति। यानी कि शब्दों के बीच में जो कारक चिन्ह होते हैं या विभक्ति होते हैं, उनको जब हटा देते हैं, उनका जब लोप कर देते हैं, तो वो क्या कहलाता है, समास। वो क्या कहलाता है, समास। यानी कि शब्दों के बीच में आने वाले कारक चिन्ह या कारक विभक्ति का जब लोप हो जाता है तो जो शब्द बनता है वह क्या बनता है, समास। तो यहाँ पर मैंने कहा कि समास शब्द की जो उत्पत्ति है वो दो शब्दों से मिलकर हो रही है, सम प्लस आस। और आस का अर्थ क्या होता है, बैठना या बैठाना, और समीप, आस जो सम है उसका अर्थ क्या होता है, समीप, समीप बैठाना। यानी कि दूर दूर जो पद थे उन पदों को समीप में बैठाना, पास में बैठाना क्या कहलाता है, समास कहलाता है। समास का अर्थ ही क्या है, संक्षेप करना। और संक्षेप करने का तरीका क्या है कि शब्दों के मध्य में जो कारक चिन्ह होते हैं या जो कारक विभक्ति होते हैं, उनका जब लोप हो जाता है या उनको हटा देते हैं तो वो शब्द जो बनता है वो क्या कहलाता है, समास कहलाता है। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। देखिए, शब्द निर्माण करते हैं, शब्द निर्माण करने की, शब्दों की संरचना करने की 4 इकाइयां हैं।
यानी कि शब्द संरचना की 4 इकाइयां हैं, जिसमें संधि है, समास है, प्रत्यय है और उपसर्ग है। ये 4 इकाइयां हैं। अगर आपसे पूछा जाए भाई शब्द संरचना की या शब्दों को निर्माण करने की कितनी इकाइयां होती हैं, तो शब्दों को निर्माण करने की 4 इकाइयां होती हैं, जिनसे हम भाषा में नए नए शब्दों का निर्माण करते हैं। और उन 4 इकाइयों में से एक इकाई कौन सी है? समास। समास से भी हम नए शब्दों का निर्माण करते हैं। यहाँ पर देखो हवन और सामग्री 2 अलग अलग शब्द हैं, इन शब्दों को मिलाया, जोड़ा, तो ये क्या बन गई? हवन सामग्री, एक नया शब्द बन गया, ठीक है ना। लेकिन अर्थ क्या निकल कर आ रहा है? हवन के लिए सामग्री। तो यहाँ मैंने जैसे परिभाषा लिखी है, 2 या 2 से अधिक पदों को एक पद में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। तो यहाँ पर 1 2 3 4 पद हैं, लेकिन इनको एक पद में बदल दिया, तो 2 या 2 से अधिक पदों को एक पद में बदलने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। और समास शब्द की उत्पत्ति 2 शब्दों से हुई है, सम प्लस आस। समीप, सम का अर्थ है समीप, आस का अर्थ है बैठना या बैठाना, अर्थात समीप बैठाना। अर्थात जब समास हम पढ़ते हैं तो इसमें 2 तरह से क्रियाएं होती हैं। समास में 2 तरह से क्रिया होती है। अब 2 तरह से क्रिया क्या होती है? एक तो इसमें होता है समस्त पद, समस्त पद जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? समास। और दूसरा जो होता है वह होता है विग्रह। दूसरा जो होता है विग्रह। अब समस्त पद और विग्रह में अंतर क्या है? समस्त पद का मतलब है कि जब शब्दों के बीच में, यानी कि शब्दों के मध्य कारक चिन्ह या विभक्ति का लोप हो जाता है, तो वो क्या कहलाता है? समस्त पद। जैसे यहाँ पर ये उदाहरण है कि कारक चिन्ह जो हैं इनकी विभक्ति का लोप हो गया और ये शब्द क्या बन गया? हवन सामग्री। हवन सामग्री, ये शब्द क्या बन गया? हवन सामग्री। तो कुल मिलाकर बात ये आ रही है बच्चों कि जब शब्दों के मध्य में कारक चिन्ह या विभक्ति का लोप हो जाता है तो जो शब्द बनता है वह क्या कहलाता है? समास। क्या कहलाता है वह? समास या समस्त पद। और विग्रह का मतलब क्या है कि जब शब्दों के मध्य में कारक विभक्ति जिसका लोप हो चुका है उसे वापस में जोड़ देते हैं। जब शब्दों के मध्य लोप हुई कारक चिन्हों को या विभक्ति को वापस से जोड़ देते हैं तो वह कहलाता है उस समास का विग्रह। वह उस समास का क्या कहलाता है? विग्रह। अब जैसे यहाँ पर लोप क्या हो रहा है? यहाँ पर बीच में अपन ने वापस ले दी हवन के लिए सामग्री। हवन के लिए सामग्री, तो ये हमारा क्या हो गया? विग्रह। तो कुल मिलाकर आप लोगों को ये ध्यान रखना है जब हम समास पढ़ रहे हैं तो समास में देखिए 2 नंबर का सवाल आता है 10th क्लास के अंदर, ज़्यादा नंबर का सवाल नहीं आता, लेकिन इसको सीखना हमको पूरा ही पड़ेगा। तो आपको करना क्या है? 2 चीज़ें ध्यान रखेंगे कि समास की परिभाषा क्या है। पहली बात, 2 या 2 से अधिक पदों को एक पद में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं? समास। समास में कितने तरह से क्रिया होती हैं? 2 तरह से। एक तो होता है समस्त पद या समास और दूसरा होता है विग्रह। समस्त पद या समास किसको कहते हैं? जब शब्दों के मध्य में कारक चिन्ह या विभक्ति का लोप हो जाता है तो वो क्या कहलाता है? समस्त पद या समास कहलाता है। और जब लोप हुई विभक्तियों को या कारक चिन्हों को जब वापस से जोड़ देते हैं तो वह कहलाता है विग्रह। 2 तरह से चीज़ें ध्यान रखेंगे। फिर हम बहुत बात करेंगे भाई समास के भेद। समास के भेद। अब देखिए बच्चों, समास के जो भेद हैं या आपने बताना है कि हिंदी में जो समास होते हैं, समास 6 होते हैं। समास कितने होते हैं? 6 होते हैं। अब देखिए, किंतु अगर आपसे पूछा जाए अर्थ की दृष्टि से, अर्थ की दृष्टि से समास के कितने भेद होते हैं? केवल 4 भेद होते हैं। समास टोटल जो होते हैं वो 6 होते हैं, किंतु अर्थ की दृष्टि से कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। तो सबसे पहले अपन 6 के 6 नाम सीखते हैं। सबसे पहले जो होता है वह होता है अव्ययी भाव समास। कौन सा होता है? अव्ययी भाव समास। ठीक। दूसरे नंबर पर जो होता है वह होता है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। और तीसरे नंबर पर जो होता है वह होता है द्वंद्व समास। द्वंद्व
समास और चौथे नंबर पर होता है बहुव्रीहि समास। ये 4 समास हैं जो अर्थ की दृष्टि से माने जाते हैं, यानी कि 4 समास माने जाते हैं अर्थ की दृष्टि से। जैसे पूर्व पद अर्थ प्रधान अव्ययी भाव समास, यानी कि जिस समास में पहले पद के अर्थ की प्रधानता होती है वह अव्ययी भाव समास कहलाता है। जिस समास में दूसरे पद की प्रधानता होती है वह तत्पुरुष समास कहलाता है, और जिसमें दोनों पदों के अर्थ की समानता होती है वह द्वंद्व समास कहलाता है, और जिसमें अन्य पद के अर्थ की प्रधानता होती है वह है बहुव्रीहि समास कहलाता है। लेकिन हमने लिखा है कि समास कितने होते हैं? 6 होते हैं, तो बाकी के जो 2 हैं वे तत्पुरुष के भेद माने जाते हैं। एक तो होता है कर्मधारय समास, कर्मधारय समास, और दूसरे नंबर पर आएगा जिसको पढ़ना है द्विगु समास, जिसको पढ़ेंगे हम लोग द्विगु समास के रूप में। यानी कि कुल मिलाकर ये 6 समास होते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि अर्थ की दृष्टि से समास के कितने भेद होते हैं, तो अर्थ की दृष्टि से समास के केवल और केवल 4 भेद होते हैं, क्योंकि कर्मधारय और जो द्विगु समास है वह तत्पुरुष समास के अंतर्गत ही आता है। लेकिन अगर आपसे यह पूछा जाए कि समास कितने होते हैं, तो समास 6 होते हैं। हिंदी में समास 6 होते हैं, 6 भेद होते हैं। क्वेश्चन अगर पूछा जाए कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं, राइट है। लेकिन अर्थ की दृष्टि से कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। अर्थ की दृष्टि से समास के 4 भेद हो गए, अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास और बहुव्रीहि समास। तो सबसे पहले आप लोग ये चीज़ नोट कर लेना कि समास का अर्थ क्या है, संक्षेप करना। समास की ये परिभाषा है, इसको आप परिभाषा के रूप में लिख लेंगे कि समास की परिभाषा क्या है। 2 या 2 से अधिक पदों को एक पद में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। फिर हम बात करेंगे समास शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है। सम प्लस आस 2 शब्दों से मिलकर समास शब्द की उत्पत्ति हुई है। सम का अर्थ है समीप और आस का अर्थ है बैठना या बैठाना, अर्थात समीप बैठाना, अर्थात संक्षिप्त करना या संक्षेपण करना, संक्षेप करना या संक्षेपण करना, संक्षेपण करना, ये क्या कहलाता है? समास कहलाता है। समास में 2 तरह से क्रिया होती हैं, एक समस्त पद होता है, एक विग्रह होता है। समस्त पद किसको कहते हैं? शब्दों के मध्य में कारक चिन्ह या विभक्ति का जब लोप हो जाता है तो वो क्या कहलाता है? समस्त पद या समास। और जब लोप हुई कारक चिन्हों को या विभक्तियों को जब वापस से जोड़ देते हैं तो वह कहलाता है विग्रह। और समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। लेकिन अर्थ की दृष्टि से समास के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं, अव्ययी भाव, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास। तत्पुरुष समास के अंतर्गत 2 समास होते हैं, कर्मधारय और द्विगु समास। तो हम इसी क्रम में इन समासों को एक एक करके पढ़ेंगे, बहुत ही आसान तरीके से, ऐसी ट्रिक जिससे आप कभी इन समास को भूल नहीं सकते। तो आप मेरे साथ जुड़े रखिए। सबसे पहले हम लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको लिखने में दिक्कत नहीं हो। चलिए, इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले अव्ययी भाव समास। अब देखो, अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास, ठीक है ना। अव्ययी भाव समास यानी कि अव्यय से संबंधित बात होगी। अव्ययी भाव समास ऐसा समास जिसमें पहले पद के अर्थ की प्रधानता होती, यानी कि जो अव्ययी भाव समास होता है उसमें पहले अर्थ की, पूर्व पद अर्थ की, प्रथम पद की क्या होती है? प्रधानता होती है। ध्यान से देखिए, हम बात कर रहे हैं नंबर 1 अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास क्या पॉइंट है? सबसे पहले देखिए कि इसमें प्रथम पद प्रधान होता है। प्रधान का मतलब क्या होता है? मुख्य होता है। दूसरी बात, इसमें प्रथम पद कोई उपसर्ग या फिर अव्यय होता है। इसमें प्रथम पद जो होता है कोई उपसर्ग या अव्यय होता है। अब ध्यान से समझना, ये 2 रूल हैं। अगर इन 2 रूल्स, 2 नियम को अगर आप दिमाग में रखेंगे तो आप ये अव्ययी भाव समास कभी नहीं भूल सकते। तो ये पहली बात ये कह रहा है कि कोई भी समास होता है, उस समास के अंदर 2 पद, यानी कि प्रथम पद और द्वितीय पद, 2 पद होंगे, क्योंकि 2 पद मिलेंगे
तभी नया शब्द बनेगा। एक शब्द तो अपने आप में ही है। हम शब्द संरचना की एक इकाई है समास, उसके बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दो पद होंगे, तो यहाँ ये कह रहा है कि इसमें पहले पद की प्रधानता होगी। अब पहले पद की प्रधानता होगी मान ली, लेकिन पहला पद होगा क्या? उपसर्ग। और आप ये सभी जानते ही हैं कि जो उपसर्ग होते हैं वो शब्दों से आगे ही जुड़ते हैं, ठीक है। और उपसर्ग शब्द शब्दों के आगे जुड़ते हैं तो नए शब्दों का निर्माण करते हैं, ये आप सब जानते हैं। तो आप ये देख लेना कि ऐसा कोई शब्द जिससे आगे उपसर्ग लगा हुआ है, तो उपसर्ग युक्त जो पद होता है वो अव्ययी भाव समास होता है। सीधी सी इसको दिमाग लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखना कि ऐसा शब्द जिसमें उपसर्ग लगा हुआ हो लेकिन उसका कोई विशेष अर्थ निकल रहा हो, कोई अन्य अर्थ निकल रहा हो, ठीक है, तो वह बहुब्रीहि समास भी हो सकता है। बहुब्रीहि समास में भी उसको मानेंगे और अव्ययी भाव में। तो वो कंपटीशन एग्जाम होते हैं, वहाँ ऑप्शन आते हैं, उन ऑप्शन के ऊपर उसका उत्तर डिपेंड होता है कि आपको अव्ययी भाव बताना होता है या बहुब्रीहि समास बताना होता है। यहाँ आप इस तरीके से इसको पढ़ते हुए चलेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम ध्यान रखेंगे अव्यय की बात कर रहे हैं और अव्यय में पहला अव्यय हम पढ़ रहे हैं यथा, जिसका अर्थ क्या होता है? के अनुसार। जिसका अर्थ क्या होता है? के अनुसार। अब ध्यान दीजिए बच्चों, जितने भी शब्द हैं, किसी भी शब्द से आगे अगर आपको यथा दिखाई दे, यथा शक्ति, यथा बल, यथा धन, यथा सामर्थ्य, यथा योग्य, यथा गति, ठीक है ना, यथा परिश्रम, ठीक है, तो कितना भी शब्द आ जाए, यथा शीघ्र, यथा इच्छा, यथेच्छ, ठीक है, तो यथा शब्द पहले मिलेगा। तो जिन भी शब्दों से आगे आपको यथा दिखाई दे, आंख बंद करके आप ये कह सकते हो कि इसमें कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। तो आपको उदाहरण रटने की आवश्यकता नहीं है, आपको ये कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा कि अगर आपको किसी शब्द से पहले यथा दिखाई दे तो वह कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास होगा। तो देखिए यहाँ पर मैं कुछ उदाहरण लिख रहा हूँ, जैसे लिख दिया यथाशक्ति। अब यथाशक्ति है, अब इसका विग्रह करेंगे तो क्या करेंगे? शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार। और अगर आपसे कहें यथा गति, यथा गति, अब यथा गति करेंगे तो क्या करेंगे? गति के अनुसार, गति के अनुसार। अगर अपन कहें यथा अवसर, यथा अवसर, यथा प्लस अवसर दीर्घ संधि हो रही है, तो यथा अवसर मतलब अवसर के अनुसार, जैसा अवसर हो, ठीक है। यथा शीघ्र, जितना शीघ्र हो, ठीक है। यथा बल, जितना बल हो। तो यथा आपको देखना है सबसे पहले कि अगर किसी शब्द से आगे यथा दिखाई दे तो आप लोग उसमें ये ध्यान रखेंगे कि अव्ययी भाव समास है। दूसरा देखिए, एक उपसर्ग होता है दर, जिसका अर्थ क्या होता है? में। दर का अर्थ क्या होता है? में। अगर आपसे कह रहे हैं दर असल, दर असल, तो आप जब इसका विग्रह करेंगे तो क्या करेंगे? असल में। अगर आपसे कह रहे हैं दर हकीकत, दर हकीकत मतलब हकीकत में, हकीकत में। दरमियान, मियान में। अब देखिए यहाँ पर दर उपसर्ग है में, तो कुल मिलाकर आपको उपसर्गों के अर्थ जो हैं वो याद होने चाहिए, ठीक है। यहाँ आगे देखिए से भी उपसर्ग है, जिसका अर्थ क्या है? साथ या फिर सहित, साथ या सहित। अगर आपसे कह रहे हैं सपरिवार, तो अपन क्या लिखेंगे? परिवार सहित, ठीक है। स मित्र, तो इसको बना सकते हैं मित्र के साथ या मित्र सहित, ठीक है। सपत्नी, तो पत्नी सहित, पत्नी के साथ। तो कुल मिलाकर आपने ध्यान रखना है कि उपसर्ग पहले आएंगे। अब ऐसे ही जो आ उपसर्ग होता है, इस आ का मतलब क्या होता है? तक या भर या पर्यंत, ये इसके अर्थ होते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे कह रहे हैं आकंठ, कंठ तक, क्या करना है इसको? कंठ तक, आकंठ। आपसे कह रहे हैं आजीवन, आजीवन मतलब जीवन भर। समुद्र, समुद्र पर्यंत, समुद्र पर्यंत। तो यहां पर आप देखिए ध्यान से
कि पहले पद की प्रधानता हो रही है और पहला जो पद होगा वो क्या होगा, उपसर्ग होगा या फिर क्या होगा, कोई अव्यय होगा। तो आपको उपसर्गों के अर्थ दिमाग में आते जाएंगे और आप इसका विग्रह करते जाएंगे। जैसे मान लीजिए मैं लिख रहा हूँ अति, अति हिम, तो अति उपसर्ग लग जाता है, तो यहाँ लिख देते हैं, देखिए अति। तो अति जो होता है वह अधिकता की, अधिकता का सूचक होता है। तो आपने क्या करना है, अति के स्थान पर क्या शब्द करना है, अत्यंत। क्या शब्द करना है, अत्यंत। तो ध्यान से देखिए, जैसे मान लीजिए मैं कह रहा हूं अति हिम, तो अति हिम मतलब अत्यंत हिम, ठीक है ना। अति हिम मतलब अत्यंत हिम। अति वृष्टि, तो अत्यंत वृष्टि, अत्यंत। तो यहां पर ये ध्यान रख लें, अति का मतलब अधिकता के लिए चला जाएगा। इसी तरह दर का मतलब क्या ले रहे हैं, में। सह का अर्थ क्या ले रहे हैं, सात। ऐसे अपन यहाँ पर आकार क्या ले रहे हैं, तक या पर्यंत। ऐसे होता है नी, निर, बे, अन, ना। इन सभी उपसर्गों का अर्थ क्या होता है, बिना। तो कुल मिलाकर इस पूरे समास को सीखने का सबसे आसान तरीका यही है कि हमें सारे उपसर्ग दिमाग में होने चाहिए। उपसर्गों के अर्थ के अनुसार इसका विग्रह बहुत आसानी से किया जा सकता है, ठीक है। साथ ही इसके अंदर कुछ ऐसे भी शब्द आते हैं जो शब्द रिपीट होते हैं, जैसे एक जैसे दो शब्द आ जाए, जैसे अपन कह रहे हैं घर घर, ठीक है, घर घर, तो घर ही घर में। साफ साफ, तो साफ ही साफ, अर्थात बिल्कुल साफ, ठीक है। तो एक जैसे दो शब्द आ जाएं तब भी यहां पर अव्ययी भाव समास माना जाता है। अभी देखिए जैसे प्रति उपसर्ग आ रहा है, अब प्रति उपसर्ग आ रहा है तो इसके अंदर प्रत्येक या फिर हर एक, ठीक है, हर शब्द लगाएंगे। तो यहां पर जैसे प्रति वर्ष, इसका तरीका रहता है या तो आप इस शब्द को दो बार लिख दें, ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हो, इस शब्द से आगे ये लगा दें हर वर्ष, या फिर क्या कर सकते हैं प्रत्येक वर्ष, या अपन यूं कह रहे हैं प्रति क्षण, हर क्षण, प्रति क्षण, तो हर क्षण, प्रत्येक क्षण, प्रति पल, हर पल, प्रति माह, हर माह, प्रतिदिन, हर दिन। इस तरह से ये प्रति शब्द दिमाग में रखना है। तो कुल मिलाकर आप लोग बड़े आसान तरीके से इस ट्रिक को ध्यान रखेंगे। आज का काम हमारा इतना ही है। आप लोग अपनी नोटबुक के अंदर ये दोनों चीज़, जो समास की शुरुआत करी है और अव्ययी भाव समास समझाए, इसको नोट कर लें। हम लगातार इस समास को पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को इसका थोड़ा और विस्तार से समझाने की कोशिश करूँगा। फिलहाल आप लोगों को इतना ही काम करना है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।